जी, अखिल भारतीय देवांग देवांगन कोस्टी कोस्टा फेडरेशन की गूगल मीट संख्या 467 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं राजीव देवांगन रांची झारखंड से आप सभी को नमस्कार करता हूं। स्वागत करता हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अरुण बरोड़े सर का। और आज के जो विषय है, जो कैरियर एजुकेशन बिजनेस गाइडलाइन के तहत आज हमने जो विषय लिया है, बहुत ही रिलेवेंट है, ज्वलंत विषय है गाइडेंस फॉर 12th पास स्टूडेंट्स। यानी कि जो बच्चे स्टूडेंट्स 12th पास कर चुके हैं, अब वो इसके बाद किस कैरियर ऑप्शंस में जाएं, किस डिग्री को परस्यू करें, किस डिग्री में क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया में, क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, इन सभी विषयों पर विस्तार से जानने के लिए, बताने के लिए हमारे साथ आज चीफ गेस्ट के रूप में उपस्थित हैं श्री रविशेखर तलेपू सर, हैदराबाद तेलंगाना से, मधु अप्पा जी बैंगलोर कर्नाटका से। अ, ये दोनों हमें रेगुलर इंटरवल पे अलग अलग विषयों पर जानकारी देते आए हैं। रविशेखर सर एक सीनियर आईटी प्रोफेशनल हैं, स्टार्टअप्स पे अपना मेंटरशिप प्रदान करते हैं। मधुअप्पा जी सर को हम पहले सुन चुके हैं कई बार, जो कि एक बहुत ही एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तो आइए इनके वास्ट एक्सपीरियंस से हम कुछ जाने कि 12th पास स्टूडेंट्स को किस डिग्री में क्या कैरियर ऑप्शंस हैं, किस में क्या पोटेंशियल है, जो कि हम सभी की ज़िंदगी से जुड़ा है। हम सभी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस फेज से गुजर रहे हैं, तो हम उन्हें इस विषय पर एक अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं। तो आप दोनों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं सर रविशेखर सर, मधुप्पा जी सर। और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप आए और इस विषय पर हमें अपनी जानकारी हमें प्रदान करें। आपका स्वागत है सर रविशेखर सर, मधुप्पा जी सर। Thank you. Madhu Appaji, can you go ahead and take it, the initial intro? Sir. Yeah, please go ahead. Thank you, sir. So welcome to all of you. राजेश जी, बाद में थोड़ा सा हिंदी में भी ट्रांसलेट करिए, तो लोग इंग्लिश में समझ पाते हैं। ठीक। मैं हिंदी में भी बात कर सकता हूँ। ओके सर, ओके, एज यू। सो सभी को 12th एक माइलस्टोन है अपनी विद्यार्थी जीवन में। 12th स्टैंडर्ड मतलब अलग अलग विचारों से जोड़ के देखा तो 12th स्टैंडर्ड एक माइलस्टोन है। 12th स्टैंडर्ड के बाद जो भी लोग अपना एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अपने मन के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो लोग जो फ्यूचर में पढ़ना चाहते हैं, जो फ्यूचर में जो पढ़ के क्या बन सकते हैं, उसके बारे में जानकारी लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। 12th के टाइम पे अभी बहुत लोगों का एग्जाम का रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। बोर्ड एग्जाम का एग्जाम रिजल्ट्स आ चुका है। तो इस विषय में बहुत सारे लोगों को जो भी जानकारी है, शायद वो कम रहेगा या ज्यादा भी रह सकता है। फिर भी हम लोग, रविशंकर जी और मैं कोशिश करेंगे कि जितना भी ऑप्शंस है 12th के बारे में, आप वो ऑप्शंस को हम लोग आपको बताएंगे, ताकि आप सोच विचार करके, और दूसरा आपका इंटरेस्ट उसमें है तो, और तीसरा जहाँ कोर्सेस अवेलेबल है यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस, या कौन सा सिटी में अवेलेबल है, और आपको हॉस्टल में रहने के लिए फैसिलिटी मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो सभी छोड़ के देख के, और फीस के बारे में, जितना फीस वो हो सकता है, आपको कुछ स्कॉलरशिप मिल सकता है या नहीं, वो सभी आप विचार करके आपके पेरेंट्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके टीचर्स के साथ, आपका मेंटर्स के साथ विचार करके आप एक डिसीजन ले सकते हैं कि ये कोर्स मैं कर सकता हूँ, मुझे ये कोर्स करने के लिए बहुत इंटरेस्ट है,
और ये कोर्स करने के बाद यहाँ इतना जॉब अपॉर्चुनिटीज है या इतना करियर अपॉर्चुनिटीज है, वो सभी आप अपना मन में ये विचार करके डिसीजन लेना महत्वपूर्ण है, क्योंकि एज क्या होता है, आप सभी लोगों को एजिंग हो जाता है। अभी 12th मतलब सभी लोग 18 इयर्स के आसपास रहेंगे, 17 to 19 इयर्स के आसपास रहेंगे, और डिग्री कंप्लीट होने तक 21 या 22 हो सकता है। तो 21-22 तक आप डिग्री खत्म करने के बाद अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो 23-24 तक हो जाएगा। उसके बाद आपको नौकरी ढूंढना पड़ेगा और नौकरी काम करना पड़ेगा। तो इस विषय में अगर आप गलत डिसीजन लिया तो 2 साल आपका नुकसान हो सकता है। मतलब आपको आर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन पेरेंट्स फोर्स किया या कोई दूसरे लोग फोर्स किया, आप आर्ट्स ले लिया। 2 साल के बाद आपको लगा नहीं नहीं मुझे ये गलत किया हूँ, तो क्या होगा, वो 2 साल आई मीन डिग्री को एनरोल करके डिग्री खत्म करने के बाद आपको लगा नहीं मैं गलत किया हूँ, तो क्या होगा, डिग्री अगर 3 साल का डिग्री है तो 3 साल का नुकसान हो जाएगा आपको। इसीलिए आप जो भी डिसीजन लेना है सोच विचार के बात करके डिसीजन लीजिए, और आप लोग जो इंफॉर्मेशन दे रहे वो आपको हेल्प हो जाएगा इस आपका विचार सोचने के लिए। ये मेरा निवेदन है। सर, ओवर टू यू सर। रविशेखर सर। हेलो रविशेखर जी, प्लीज अनम्यूट। रविशेखर जी, Yeah, sorry, I'm actually talking without unmuting. Sorry. Thank you very much, Madhu Appaji, for your information, and that too you gave it in Hindi, so it was a good one. People can understand. Mine is little bit tough. I talk only in Hindi because I cannot super talk in Hindi so fluently as you are. Okay. In regards to the options available after 10+2, Madhuji has given a great intro about it, and definitely yes, the students' aspirations, their interest, their motivation towards doing something in their career, in their life, that is what they need to choose, and do not have the fear as a parent pressure on you before taking a decision. This is what I would add up to what Madhuji has said, because this is the time when you are planning your uh, future for from now on. You whatever you study, that is the line of interest you are going to work, and if you are not chosen a right path, it will be your biggest mistake in life, and that is where we need to be very, very choosy of what our interests are, what is that you want to do in your life. That is, and today the options are many, not like the days when 30, 40 years back we had only very few options like the sciences, BCom, BA, and engineering, MBBS. Now today the options are many. If you want to get into social entrepreneurship or the NGO mode, in those days also it was there, but the job opportunity in those days for into those areas were very, very minimal, and most of the time the parents and the community at large where we live in were not readily accepting for what the courses we were passionate to do. Today, the opportunities in all the areas have grown tremendously, and even in the social impact, there are lot many opportunities. So, parents, it is my sincere request to all of you: do not pull your kids back if your kid is looking at social impact or
the liberal arts or anything, because it is not only engineering, it is not only the MBBS of the doctors who are making money. People in other areas are also decently making better money than what the engineers and the doctors are making. So that is the option today we have across, whether it be in India or in anywhere across the globe. So I request all the parents to give opportunity to your kids to think on their own, come out with their interest, their goal, their passion, and let them come out with those things so that you help them give the avenues available and let them know these are the avenues, these are the opportunities, this is the career prospect, this is the career growth you would have if you choose this. This is what your job is, and not push them to a corner and say, hey, you do only engineering, you do only MBBS, or something very specific like the CA. No, there are many opportunities today. So I would request this to all our parents, because the opportunities are umpteen. Rajiv ji, please. जी, जैसा कि सर ने बताया कि 12th पास जो जो फेज़ है काफ़ी एक माइलस्टोन फेज़ होता है। इसमें जो डिसीजन स्टूडेंट लेता है वो उसके कैरियर फ्यूचर का एक निर्माण करता है। तो ऐसे समय में कोई अगर गलत डिसीजन होगा तो एंटायर लाइफ के लिए पछताना पड़ सकता है। इसलिए स्टूडेंट्स को ज़रूरी है कि वो एक सही गाइडलाइंस लें, पेरेंट्स से, टीचर से, अपने मेंटर से। और ये पेरेंट्स की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चे को किसी तरह से प्रेशराइज ना करें, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उस बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, वो किस फील्ड में पैशनेट है। क्योंकि अगर वो सही अपना फील्ड का चुनाव नहीं करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि अंडर प्रेशर वो कुछ डिग्री सेलेक्ट तो कर ले, लेकिन हो सकता है कि उसमें इंटरेस्ट ना हो और उसको कुछ साल बाद ऐसा रियलाइज़ करे कि नहीं मैं इसमें नहीं कर सकता, तो उसमें टाइम ही वेस्ट होगा, कुछ साल ही बर्बाद होंगे। तो पेरेंट्स का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो उस बच्चे को सही जज करे, उसके इंटरेस्ट को जाने और सही दिशा वो खुद दे। बहुत से कोर्सेज़ में ऐसा सिर्फ इंजीनियरिंग या मेडिकल ही नहीं है, बहुत से ऐसे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं इंडिया में, यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ कई तरह की डिग्रीज़ ऑफ़र की जाती हैं। कन्वेंशनल डिग्रीज़ के अलावा जो रेगुलर के अलावा भी बहुत सारी डिग्रीज़ अवेलेबल हैं। हो सकता है कि किसी में कई डिग्रीज़ में जो सोशल रिलेटेड एरियाज़ में जॉब्स कम हो, लेकिन फिर भी प्रेज़ेंटली या कुछ सालों में हर तरह के कोर्सेज़ में, डिग्रीज़ में कैरियर अपॉर्च्युनिटीज़ पहले से बढ़ी हैं। तो सही डिसीजन लें और अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन दें, ऐसा ज़रूरी है ताकि बच्चे और अपना फ्यूचर का सही दिशा में ले जा सकें और कोई डिसीजन गलत ना हो, ताकि वो अपने एक अच्छे कैरियर का निर्माण कर सकें। सर। Thank you. Yeah, Madhuvappa ji, you want to go with these courses which are available here? I will go through it. So, first is पहला है आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज। रविशंकर जी ने बोला था 20 साल पहले या 30 साल पहले ये कोर्सेस नहीं होता था, सिर्फ बीए होता था, बीकॉम होता था या बीएससी होता था साइंस लोगों को, और इंजीनियरिंग और मेडिकल होता था। लेकिन आजकल बहुत सारे कोर्सेस है अवेलेबल है, आप ये सभी यूज कर सकते हैं। तो पहला मैं बोल रहा हूँ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज होता है। एक्चुअली आर्ट्स मतलब क्या है कि विच इज बेसिकली नॉट साइंस, इज यू कैन कॉल इट एज आर्ट्स। मतलब जो साइंस नहीं है वो आर्ट्स हो सकता है। आर्ट्स के बारे में क्या विचार कर सकते हैं कि ऑप्शंस जो है आर्ट्स लेने से, उसको ह्यूमन रिलेटेड स्टडीज को हम बोलते हैं। ह्यूमन रिलेटेड स्टडीज मतलब जो ह्यूमैनिटीज मतलब लोगों का विचार, लोगों का हाव भाव, लोगों का थिंकिंग, लोगों का जो इकोनॉमिक्स है, लोगों का बिजनेस मतलब साइकोलॉजी है,
लोगों का, वो सभी ह्यूमैनिटीज कहते हैं। तो मतलब सोसाइटी में कैसे रहता है, सोसाइटी में क्या होता है, पॉलिटिक्स में क्या होता है। सो इन जनरल द बिहेवियर ऑफ पीपल, मतलब बिहेवियर ऑफ पीपल, बिहेवियर ऑफ सोसाइटी, वो सभी जोड़ के हम लोग ह्यूमैनिटीज कहते हैं। सो ह्यूमैनिटीज में लिया तो पहला कोर्स है बीबीए। एक्चुअली बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये 3 साल का कोर्स होता है, 3 साल का डिग्री कोर्स है ये। एक्चुअली थोड़ा इसमें एक्चुअली मिस्टेक, मतलब ये मिस्टेक नहीं, इसको हम लोग फाइनेंस में लेते हैं, एक्चुअली कॉमर्स में लेते हैं। बीबीए जो भी है ये एक्चुअली कॉमर्स में आता है। तो क्या है, इसमें 3 साल का कोर्स है, इसमें बेसिक अकाउंटिंग सीख सकते हैं आप लोग, और बिजनेस स्टडीज, और बेसिक इकोनॉमिक्स, और बेसिक लॉ। लॉ मतलब इनकम टैक्स लॉ, जीएसटी लॉ, और कमर्शियल लॉज, मतलब सेल ऑफ गुड्स क्या होता है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्या होता है, वो सभी जानकारी मिलता है। थोड़ा थोड़ा बिजनेस कैसे चल सकते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, जो प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है या कंपनी है, वो सभी के बारे में बेसिक जानकारी आपको मिलेगा। तो और उसके साथ में बिजनेस को मैनेज कैसे कर सकते हैं, मतलब मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या है, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट क्या है, लीडरशिप स्किल्स क्या, लीडरशिप क्या है, और कैसे मोटिवेशन कैसे करते हैं लोगों को बिजनेस रन करने के लिए, और बिजनेस रन करने के लिए क्या क्या जानकारी है। हेलो मधु सर, प्लीज अनम्यूट। मुझे अनम्यूट कीजिए प्लीज। नॉलेज प्रोसेसिंग अपॉर्चुनिटीज जो भी है वो सभी मिलता है। मतलब बीबीए किया तो नॉलेज प्रोसेसिंग के बारे में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज होता है। तो बीबीए एक 3 साल का कोर्स है, इसमें बहुत बेसिक जानकारी आपको बिजनेस कैसे चला सकते हैं, हाउ टू रन अ बिजनेस, वो सभी बेसिक जानकारी आपको मिलेगा। उसमें थोड़ा थोड़ा अकाउंटिंग रहेगा, थोड़ा फाइनेंस रहेगा। फाइनेंस मतलब फाइनेंस कॉन्सेप्ट क्या है, कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या है, ट्रेजरी क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, बैंकिंग क्या है, वो सभी आपको जानकारी मिलेगा। और मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स क्या है, मैनेजमेंट टाइप्स क्या है, वो सभी जानकारी मिलेगा आपको। और सेक्रेटरियल वर्क का रिलेटेड भी आपको मिलेगा, और बेसिक लॉ मतलब इनकम टैक्स का लॉ मिलेगा थोड़ा, और कॉर्पोरेट लॉ का भी रहेगा। और टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, मतलब पार्टनरशिप फर्म या कंपनी है या सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, हाउ टू रन द बिजनेस, वो सभी बेसिक जानकारी आपको मिलेगा। और बैंकिंग का थोड़ा बहुत बहुत मतलब अगेन उसमें भी बेसिक इंफॉर्मेशन, बैंक कैसे चलाते हैं, बैंक क्या है, शेड्यूल बैंक क्या है, कोऑपरेटिव बैंक क्या है, नॉन शेड्यूल बैंक क्या है, आरबीआई का इस आरबीआई से बैंकिंग रिलेशन कैसे रहते हैं, क्या स्टैट्यूटरी ड्यूटीज है बैंक का लोन्स कैसे देते हैं, बैंक का डिपॉजिट्स कैसे, वो सभी आपको जानकारी मिलेगा। और बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में इंश्योरेंस क्या होता है, टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, मरीन इंश्योरेंस क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, और इंश्योरेंस प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और एन्युटी क्या है, मतलब रिटर्न्स कैसे देना है, जो लोग प्रीमियम पे करते हैं उसका रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होता है, अंडर रेटिंग क्या है, वो सभी जानकारी इंश्योरेंस के कोर्स में मिलेगा। तो ये 3 साल का कोर्स अगर आप कंप्लीट किया तो आपका जॉब अपॉर्चुनिटीज है केपीओ में, बहुत सारे केपीओ में मिलेगा, बहुत सारे बैंक्स में मिलेगा, बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज में भी आपको रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटीज है, जॉब अपॉर्चुनिटीज।
अगर आपका फ्यूचर करियर प्लान करना है तो आपका फर्दर स्टडीज करना है तो आप एमबीए कर सकते हैं या एमकॉम कर सकते हैं, और अगर चाहिए तो सीए प्रोफेशनल कोर्स भी कर सकते हैं, सीए या कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट सीडब्ल्यू वो सब भी कर सकते हैं। तो एक को क्या इसका तो डिमांड बहुत अच्छा है जॉब अपॉर्चुनिटीज में। बहुत सारे अभी फाइनेंस के बहुत सारे कंपनीज, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी उसको हम फिनटेक बोलते हैं, फिनटेक कंपनीज बहुत सारा स्टार्टअप्स शुरू हुआ है इंडिया में या ग्लोबली वर्ल्ड में। और इसके हिसाब से जो आपको बैंकिंग नॉलेज और फाइनेंस का नॉलेज रहा तो आपको नौकरी जल्दी मिलेगा। आई मीन इस आसान से एक नौकरी मिल सकता है। सो आप अगर कोई फाइनेंस में इंटरेस्ट है, अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है, तो एक कोर्स आप ले सकते हैं। ये पहला है। देन बैचलर ऑफ मैनेजमेंट साइंस। मैनेजमेंट साइंस क्या होता है? मैनेजमेंट इज अ concept of how to manage a business, how to manage uh, an outfit, or how to manage a team, how to manage a project, how to manage the work, and how to motivate the employees or the people who are working for you. तो वो सभी मैनेजमेंट का हिसाब से होता है। मैनेजमेंट में बहुत सारा आई मीन बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। उसमें आपको मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ सकते हैं, मैनेजमेंट स्टाइल, लीडरशिप स्टाइल, मैनेजमेंट स्टाइल, एंड टाइप्स ऑफ मैनेजर्स, मैनेजरियल स्किल्स क्या होता है, and what is delegation, what is control, delegation and control, what is planning, what is organizing, what is review mechanism, what is वो सभी जानकारी के करने के लिए मैनेजमेंट प्रोफेशनल होना बहुत जरूरी है। तो ये बैचलर ऑफ मैनेजमेंट साइंस अगर लिया तो आप आपका जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारे हैं, लाइक फिनटेक कंपनीज में है, बैंक्स में भी आपको मिलेगा थोड़ा, एंड फ्यूचर प्लान के लिए आप एमबीए कर सकते हैं, इंडिया में भी कर सकते हैं या अब्रॉड एमबीए भी कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है जहां भी है। अगर एक प्रोजेक्ट को मैनेज करना है तो बड़ा प्रोजेक्ट, एग्जांपल रोल आउट ऑफ जीएसटी सॉफ्टवेयर फॉर द एंटायर इंडिया, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए आपको बहुत सारा स्किल्स होना चाहिए। वो स्किल्स सभी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको ये कोर्स में मिल सकता है। तो वो एक थिंग है। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स क्या होता है? बेसिकली फाइन आर्ट्स होता है पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचरिंग, वर्किंग, जो आप देखते हैं ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचरिंग में, वो कोर्स को अगर आपको इंटरेस्ट है तो वो आप कर सकते हैं। फाइन आर्ट्स जिसमें बहुत सारा वैरायटी ऑफ आप आर्ट्स को सीख सकते हैं, लाइक ग्लास पेंटिंग, पेंसिल पेंटिंग, वाटर पेंटिंग, पेंटिंग के हिसाब से देखा तो। देन स्कल्पचरिंग मतलब बिल्डिंग मॉन्यूमेंट, डेवलपिंग स्टोन वर्क, वो सभी आपको सीख सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि आपका स्किल बहुत इम्पोर्टेंट है। स्किल मतलब आपको इंटरेस्ट रहना है। मुझे पेंटिंग में इंटरेस्ट है, पेंटिंग अगर करना है तो आप वो जा सकते हैं। लेकिन कैरियर अपॉर्चुनिटीज इसमें आजकल थोड़ा कैरियर अपॉर्चुनिटीज भी मिल रहा है, कॉर्पोरेट जॉब्स भी मिल रहा है। लेकिन इसमें क्या ज्यादातर इंडिविजुअल आप इंडिविजुअली डेवलप हो सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एमएफ हुसैन आप जानते हैं, जो बहुत पुराना पेंटर था, और हेब्बार करके एक बहुत इम्पोर्टेंट पेंटर था। वो सभी लोग ये आर्ट्स का कोर्स किया है, फाइन आर्ट्स। आजकल मैं ऐसे बोल रहा हूँ, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में या क्रिएटिव एजेंसीज में
ये लोग का जॉब मिल सकता है। एंड अगर आपको फ्यूचर में अगर करियर प्लान में इसमें भी फोकस करना है तो आप मास्टर भी कर सकते हैं फाइनेंस में, और आपका एक्चुअली वैल्यू भी बहुत अपग्रेड हो जाएगा, स्किल अपग्रेड हो जाएगा। देन बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट आजकल आप जानते हैं, एक इवेंट करना है तो अगर एक इवेंट में समझिए 25,000 पीपल आ रहे हैं, वो इवेंट फॉर एग्जांपल अवार्ड सेरेमनी ऑफ एग्जांपल में आपको दिया तो फिल्म का अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड्स। ओके, फिल्म फेयर अवार्ड्स में क्या होता है, बहुत सारे लोग डायरेक्टली रहेंगे पोडियम में एंड हॉल या स्टेडियम में, और दूसरा टेलीविजन भी बहुत टेलीकास्ट हो जाएगा। लेकिन अब आम आदमी को ये समझेगा ये क्या है, बहुत सिंपल का काम है, लेकिन बैकग्राउंड है इसमें तो बहुत सारा काम चलता है, बहुत सारा एनर्जी हो चलता है, बहुत मैनेजरियल स्किल होना चाहिए एक इवेंट को सक्सेसफुली कंडक्ट करना है तो ये कोर्स बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट अगर कोई लोग किया तो कैसे इवेंट मैनेज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग इवेंट मैनेजमेंट में शुरू में बजट होता है। बजट मतलब मुझे ये इवेंट, लेट्स से एग्जांपल 5 घंटा का इवेंट, 5 आवर का इवेंट है तो मेरा बजट है 25 lakhs एग्जांपल, और लोग जो आ रहे हैं 10,000 पीपल आ रहे हैं ये शो के लिए। तो 25 lakhs बजट में कैसे मैं मैनेज करूं, लाइटिंग का मैनेज करना पड़ेगा, म्यूजिक सिस्टम या साउंड सिस्टम उसको मैनेज करना पड़ेगा, स्टेज डेकोरेशन, स्टेज एम्बियंस उसको मैनेज करना पड़ेगा, और ट्रांसपोर्टेशन को मैनेज करना पड़ेगा, पार्किंग फैसिलिटी मैनेज करना पड़ेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक चेयर्स, सोफास, टायर्स वो सभी मैनेज करना पड़ेगा, और लोगों को मतलब वॉलंटियर्स एंड एम्प्लॉइज जो भी उसको मैनेज करना पड़ेगा। तो बहुत सारा काम चलता है एक 4 घंटा का इवेंट सक्सेसफुली कंडक्ट करने के लिए। तो ये इवेंट मैनेजमेंट कोर्स में वो सभी आपको जानकारी मिलेगा कैसे हम लोग एक इवेंट को सक्सेसफुली कंडक्ट कर सकते हैं। दैट इज द कोर्स है। देन इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स है, BA एंड LLB। एक्चुअली लॉ एक प्रमुख विषय बन चुका है इंडिया में। क्लैट करके एक एग्जाम है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ये एग्जाम 10+2 के बारे में बाद में आप लिया तो प्रेस्टिजियस कॉलेजेस ऑफ इंडिया में आपको इंटीग्रेटेड कोर्स करने के लिए एक्चुअली अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। ये क्लैट एग्जाम बहुत टफ है, ये कॉमन एंट्रेंस है, ऑल इंडिया लेवल है। इसमें आपको इंग्लिश का, जनरल इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। देन सेकंड इज जनरल एप्टीट्यूड, देन वोकैबुलरी, देन जनरल का क्विज है, थोड़ा क्वांटिटेटिव टेक्निक्स वो सभी उसमें रहेगा। आप एक कोर्स क्लियर किया तो टॉप लॉ कॉलेजेस ऑफ इंडिया, लाइक फॉर एग्जांपल बैंगलोर में नेशनल लॉ स्कूल है ऑफ इंडिया, देन हैदराबाद में नलसार है, देन वेस्ट बंगाल कोलकाता में भी टॉप नेशनल लॉ स्कूल है। दीज टॉप 3 है, और बाकी सभी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस है, इंडिपेंडेंट कॉलेजेस। वो कॉलेज में अगर आपको एडमिशन मिल गया तो आपका कोर्स भी अच्छा रहेगा और सीखने के लिए भी बहुत चांसेस है। और लॉ एक वास्ट सब्जेक्ट है। ओके, बेसिक अगर आप लोग डिसाइड किया तो आप फील्ड में जाना है तो आप लॉयर बन के कोर्ट हियरिंग्स अटेंड कर सकते हैं, मतलब उसको बोलते हैं लिटिगेशन। एक चीज है। सेकेंड चीज है काउंसिल, बार काउंसिल। वो क्या है कि आप
लोअर कोर्ट का जज बन सकते हैं, एक्सपीरियंस के हिसाब से लोअर कोर्ट का जज बन के हायर कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक आप जज बन सकते हैं, फ्यूचर करियर प्लान अगर देखा तो। थर्ड है एडवाइजरी एंड कंसल्टिंग। एडवाइजरी एंड कंसल्टिंग में क्या होता है, आप कोर्ट में जाने को इच्छा नहीं है तो आप सिर्फ कंसल्टिंग कर सकते हैं। बहुत सारा कंसल्टिंग का अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी को एक कंपनी का टेक ओवर करना है तो लीगली क्या पोजीशन है, लीगली क्या क्या करना है, कौन सा लॉ हम लोग अबाइड करना है, वो सभी एडवाइस आप दे सकते हैं। मर्जर का है या एक्विजिशन का है, देन फाइलिंग कॉर्पोरेट लॉ का हो या फाइलिंग सम कोर्ट नोटिसेस, वो सभी बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है। अगर लॉ में देखा तो बहुत वास्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, देन बैंकिंग लॉ है, पेटेंट लॉ है, देन पार्टनरशिप का लॉ है, इनकम टैक्स लॉ है, डायरेक्ट जीएसटी का लॉ है, क्रिमिनल लॉ भी एक बड़ा है सब्जेक्ट, उसमें भी अपॉर्चुनिटीज है, लाइक इंडियन पीनल कोड, देन कैसे डिफेंड कर सकते हैं, कैसे आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल बन सकते हैं, ये सभी अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे हैं। एंड लॉ में देखा तो कमर्शियल लॉज एंड नॉन कमर्शियल लॉज। कमर्शियल लॉज होता है जो रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलता है, वो सभी कमर्शियल लॉस हो जाएगा। जो रेवेन्यू नहीं मिलेगा वो सिविल लॉस कहते हैं, लाइक प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, देन मैरिज का अगर डिस्प्यूट है, देन इंक्रोचमेंट का डिस्प्यूट है, देन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट्स उसका डिस्प्यूट है, देन डिफेमेशन केसेस का इश्यूज है, वो सभी नॉन कमर्शियल लॉस है, वो सिविल लॉस में आ जाएगा। एंड कमर्शियल लॉस में जैसे मैं बोला, इनकम टैक्स है, जीएसटी है, कॉर्पोरेट लॉ है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, और सेल ऑफ कमर्शियल लॉ, सेल ऑफ गुड्स का लॉ है, सेल ऑफ सर्विसेज का लॉ है, बहुत सारे लॉ अपॉर्चुनिटीज वहां मिलेगा। और as I said, the opportunity is, one is आप फील्ड में जाना है तो एक लॉयर बन के, बैरिस्टर या एडवोकेट बन के आप डिफेंड करने के लिए कोर्ट में जा सकते हैं, या अक्यूज्ड या डिफेंड करने के लिए कोर्ट में आप जा सकते हैं, वो लिटिगेशन कहते हैं हम लोग। दूसरा अपॉर्चुनिटी है कंसल्टिंग एंड एडवाइजरी। तीसरा है जो जॉब है, बार काउंसिल में जाना, मतलब जज के हिसाब से जाना है, और वर्किंग अंडर द जज, वर्किंग अंडर सुप्रीम कोर्ट का जज, वर्किंग अंडर हाई कोर्ट का जज, वो सभी अपॉर्चुनिटीज मिलता है। और CLAT क्लैट एग्जाम बहुत टफ है, लेकिन मेहनत बहुत करना पड़ेगा। मेहनत किया तो आपको डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज टॉप कॉलेजेस में पढ़ने के लिए मिलेगा। और टॉप अगर कोर्स के बाद में कैंपस में रिक्रूटमेंट हो जाएगा आपका, बहुत सारा लॉ फॉर्म्स है, AZP पार्टनर्स है, अमरचंद मंगलदास है, DSK लीगल है, बहुत सारे बड़ा फर्म्स है, उसमें आपको नौकरी मिल जाएगा, एंड वेरी हाई पेइंग सैलरी ऑल्सो। कैंपस रिक्रूट में अगर आपको मिला तो मंथली 1 लाख तक आपको सैलरी का ऑफर मिलेगा, मतलब 10 to 12 लाख बेसिक मिलेगा। और कॉर्पोरेट जॉब्स, फॉर एग्जांपल रिलायंस में लीगल टीम में ज्वाइन कर सकते हैं आप, या टाटा ग्रुप का लीगल टीम में ज्वाइन कर सकते हैं, या जो भी बहुत बड़ा कॉर्पोरेट्स है वहाँ लीगल टीम जो है वो सभी लोग ये टॉप इंस्टीट्यूट्स में ही पिक करेंगे लॉयर्स को डिफेंड करने के लिए, या कंपनी का लीगल टीम में काम करने के लिए। तो ये इंटीग्रेटेड क्यों कहते हैं कि इसमें आप लोग थोड़ा आर्ट्स का भी, आर्ट्स मतलब हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, वो सभी सब्जेक्ट्स भी आप पढ़ेंगे उसमें, इसलिए वो इंटीग्रेट करते हैं। आपको 2 डिग्री मिलेगा, BA का डिग्री मिलेगा और LLB का डिग्री मिलेगा। देन दूसरा है, नेक्स्ट है BJMC। एक्चुअली मैं आपको किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।
मधु सर। हेलो। हेलो मधु सर। हाँ बोलिए सर, बोलिए। ये आपने क्लैट का ना, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, एक एलसेट भी होता है क्या इसमें? मैंने कहीं पढ़ा था लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट, ये क्या स्कूल वाइज होता है या कि ये भी नेशनल लेवल का कोई एग्जाम है? लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट। हाँ, क्या है कि थोड़ा कॉलेजेस ओन लॉ कॉलेज किया है। लाइक फॉर एग्जांपल सिम्बायोसिस का एक लॉ कॉलेज है, और अमेठी यूनिवर्सिटी नोएडा में है, उसका सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम है। जैसे लेकिन ये क्लैट है, ये क्लैट सभी लाइक आईआईटी है। आईआईटी का जो एग्जाम है इंजीनियरिंग के लिए, आईआईटी जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम जेईई, उस पे आपको आईआईटी में और एडमिशन मिलेगा ना। ऐसे ही क्लैट एग्जाम में क्या होता है, आपको ये टॉप गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एंड गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूट्स में आपको मिलेगा। जैसे आईआईटी है, नेशनल लॉ स्कूल, नलसार, ये सभी इज रिकॉग्नाइज्ड लाइक आईआईटी। ओके। और प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से उसका अलग एंट्रेंस एग्जाम्स होता है। ओके 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 सर, ओके ओके, राइट। इज इट 5 years कोर्स? हाँ, ये 5 ईयर कोर्स है। Okay. आपको 2 डिग्री मिलेगा, बीए और एलएलबी 2 डिग्री मिलेगा। ओके सर, ओके फाइन। Raju ji, earlier it used to be for individual colleges separately, or the universities at local, every state universities had this separately, but now almost something like NEET and JEE, they made CLAT also. Okay, fine the sir. CLAT, what CLAT. Okay, right. Majority of them have come under this umbrella, like NEET only. Only some institutions in Tamil Nadu, how they rejected NEET. That might be the case even in the CLAT also. Then there are separate entrances for that. Okay, sir. Thank you, sir. Right. Yeah, Bajik, please. नेक्स्ट है बीजेएमसी, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। आजकल तो न्यूज चैनल्स जो भी है, एनडीटीवी है या रिपब्लिक है, या आज तक है या सीएनबीसी, जो भी somebody go on mute please. तो जो भी न्यूज चैनल्स है ना, और न्यूज पेपर्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, डेक्कन हेराल्ड, डेक्कन क्रॉनिकल, द ट्रिब्यून, द स्टेट्समैन, जो भी इंग्लिश में है, वर्नाकुलर में देखा तो कन्नड़ा में प्रजावाणी है, कन्नड़ा प्रभा है, उदयवाणी है, विजय कर्नाटका है, तेलुगु में देखा तो आंध्र प्रभा है, आंध्र ज्योति है, मलयालम में देखा तो मलयालम मनोरमा है, तमिल में देखा तो दिनतंती, दिनसलार, और मराठी में नवभारत टाइम्स, बहुत सारे वर्नाकुलर का भी है, और इंग्लिश का भी बहुत न्यूज़पेपर्स है। और चैनल्स, अगर न्यूज चैनल्स देखा तो बहुत सारा नेशनल चैनल्स है, बहुत सारा रीजनल चैनल्स है, वर्नाकुलर है। तो मैं पहला ये जानकारी दे रहा हूँ कि इसमें क्या है कि अपॉर्चुनिटीज आजकल तो बहुत ज्यादा है। अगर कोई जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में कोर्स डिग्री में किया तो उसको उसके अलावा उसके हिसाब से भी देखा तो, और यूट्यूब पे अभी बहुत सारा न्यूज चैनल्स है आजकल, प्राइवेट चैनल्स, यूट्यूब में भी बहुत प्राइवेट चैनल्स है, उसमें भी अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। लेकिन इसमें क्या है कि आपको इंटरेस्ट होना चाहिए जर्नलिज्म में। जर्नलिज्म क्या होता है? जर्नलिज्म इज बेसिकली रिपोर्टिंग ऑफ इवेंट्स एंड विद फैक्ट्स। ओके, इसमें एनालिसिस कुछ नहीं है। आप अगर किसी को कुछ हो रहा है तो आप जाके वो क्या हो रहा है वो कवर करके आपको रिपोर्ट करके आपका जो भी न्यूज चैनल है या न्यूज़पेपर है उसको देना है, ताकि क्या है आम आदमी को समझ में आएगा कि ये क्या है, ये न्यूज क्या है, ये चीज क्या है, और इसमें जो कवरेज आदमी ने किया है, क्या कवरेज किया है, उसमें क्या
नुकसान है या क्या बेनिफिट है। तो इट्स बेसिकली जर्नलिज्म इज बेसिकली रिपोर्टिंग ऑफ इवेंट्स विथ फैक्ट्स एंड नो एनालिसिस, न्यूट्रल। आपको न्यूट्रल होना चाहिए, बस वेरी इंपॉर्टेंट है जर्नलिज्म में, आपको न्यूट्रल होना चाहिए, आप किसी का साइड नहीं लेना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मास कम्युनिकेशन इज द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब ऑडियो कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन, देन स्टूडियो में कैसे रिकॉर्ड करके कम्युनिकेट करते हैं, देन अगर लाइव जाना है तो कैसे लाइव जाना है, वो सभी थोड़ा टेक्निकल और मोर टू डू विथ हाउ टू कम्युनिकेट ड्यूरिंग द सिचुएशंस, वो सभी जानकारी मिलेगा। लेकिन जर्नलिज्म एक बहुत इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग फील्ड है। ज्यादातर क्या होता है, लोग एज एंड व्हेन दे गेट एक्सपीरियंस्ड, लाइक फॉर एग्जांपल हमारा फेमस रिपब्लिक टीवी एंकर अर्नब गोस्वामी, ही वाज फर्स्ट अर्लियर विद टाइम्स नाउ चैनल में था, लेकिन वो जितना भी मेहनत करके अपना ओन चैनल शुरू कर दिया, रिपब्लिक चैनल, of course with the help of a lot of people and fund given by a lot of people, but still he grew to be a owner and anchor of a great channel, Republic TV. So ऐसे ही opportunities है, अगर आपको इसमें करियर लेना है तो एक कोर्स भी है, 3 ईयर का कोर्स है, एंड रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट इज बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग। फैशन डिजाइनिंग आजकल ये बहुत इंटरेस्टिंग हुआ है, डिजाइनर साड़ीज, डिजाइनर वेयर्स, बहुत अपॉर्चुनिटीज है। देयर आर लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट्स कॉल्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, NIFT करके है। ये NIFT एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है फैशन टेक्नोलॉजी में। NIFT एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, जैसे IIT इंजीनियरिंग के लिए है, एम्स मेडिकल के लिए है, NIFT इज लाइक फॉर फैशन टेक्नोलॉजी। सो फैशन टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारा इम्पोर्टेंट चीज होता है, मतलब फॉर एग्जांपल कलरिंग कैसे करते हैं, कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, मतलब डार्क एंड लाइट कैसे कॉन्ट्रास्ट रखते हैं, एंड कलरिंग कैसे करना है, देन डिजाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी, देन द वैरायटी ऑफ ऑप्शंस आपको सीखने के लिए मिलेगा। एंड स्केचिंग भी एक अपॉर्चुनिटी वो मिलेगा, आप स्केच करके ड्रेस कैसे हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, वो सभी ये मिलेगा। और कॉर्पोरेट में भी अपॉर्चुनिटीज है। टेक्सटाइल कंपनीज में क्या हो रहा है, टेक्सटाइल कंपनीज में भी नया डिजाइन का मटेरियल, ड्रेस मटेरियल, सूट्स, ड्रेसेस, वो सभी निकालना पड़ेगा। तो ये वो भी फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है, उसको वो अपॉर्चुनिटीज वहाँ मिलेगा टेक्सटाइल कंपनीज में। जो लोग मेंस वेयर है या विमेंस वेयर है, वो सभी मैन्युफैक्चर करते हैं, उसमें भी बहुत अपॉर्चुनिटीज ये मिलेगा। लेकिन इसमें भी अगेन थिंग इज इंटरेस्ट आपको होना चाहिए डिजाइनिंग में। डिजाइनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सिनेमा, दैट इज फिल्म में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, लेकिन क्योंकि फिल्म में भी डिजाइनिंग, मतलब क्लोथ डिजाइनिंग फॉर द हीरो हीरोइन एंड क्रू, वो सभी डिजाइनिंग करने के लिए फैशन डिजाइनर्स का हेल्प लेते हैं। तो वहाँ भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया तो। देन बैचलर ऑफ सोशल वर्क। सोशल वर्क आप जानते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया में जो भी लोग पॉवर्टी में है, मतलब पॉवर्टी होता है people who are very poor, people who are not getting even a square meal a day, वो सभी लोग
पॉवर्टी लोग कहते हैं, आई मीन पुअर पीपल। और सोशल वर्क में क्या होता है, सोसाइटी का बहुत सारा वर्क है पेंडिंग है, मतलब कम्युनिटी एग्जांपल, कम्युनिटी डिजीज फॉर एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस, टीबी आप जानते हैं, ट्यूबरक्लोसिस इज एक्चुअली कम्युनिटी डिजीज, वो स्प्रेड हो सकता है। देन कॉलेरा भी एक कम्युनिटी डिजीज है, मलेरिया एक कम्युनिटी डिजीज है, वो सभी स्प्रेड होता है। तो सोशल वर्क जो लोग किया है, आई मीन स्टडी किया है, वो लोग डिजीज मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, वो सभी जानकारी लेते हैं, मतलब नॉट एज ए डॉक्टर बट एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब disease control, how to effectively manage the disease without spreading, how to put barriers in the spreading of diseases, and how to manage the function of vaccination. For example, polio drops ये मास में चलता है, पोलियो ड्रॉप्स को मैनेज कर, मतलब जैसे लॉजिस्टिक्स कैसे अरेंज करना है, मतलब कौन सा सेंटर्स में पोलियो ड्रॉप्स देना है, कम्युनिकेशन कैसे करना है डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल्स को और पब्लिक को, वो सभी बहुत सारा काम रहता है। वो सभी ये कोर्स करने वालों को अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। ये लेकिन इसमें क्या है कि ये थोड़ा डिटरमिन्ड जॉब है, मतलब आपको सोसाइटी में मुझे कुछ काम करना है, सोसाइटी को हेल्प करना है, इसके माइंडसेट है तो ये कोर्स लेना है, नहीं तो ये कोर्स लेके आपको बहुत पछता, आई मीन सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। आपको सोसाइटी में कुछ करना है, मुझे सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना है, अगर ऐसा है तो ये कोर्स करने के लिए वेरी अच्छा रहेगा। ये मेरा हिसाब से एग्जाम्पल है। Any doubts till now? Yeah. Sir, I want to add something here in the social work. It is basically, hello? Yeah. Sir. Yeah, basically in social BSW, when people are doing BSW, they are also getting into the corporates in the social CSR activity. Also, they are also recruited in the CSR departments. Corporate social responsibility. Today, most of the corporates have that as a specific wing, because government of India has initiated this. CSR should be there in any corporate, and 2% of its profit needs to be allocated to CSR as a budget and all that, right? So they are even getting jobs in corporates also. Yes, sir. Yeah, so this is also, it is not only people they need to worry about, they need to think that, oh, if I do this job course, I may not get a decent salaries and all that. This is basically more of passion. At the same time, today the attachment of the CSR, when it came, it added the flavor of getting a decent pay also attached to it. ओनली थिंग इज इसमें अगर इंटरेस्ट नहीं है तो you will not have that satisfaction. Yeah, you will not have that satisfaction. Correct. Yeah, thank you. Please, sir. Yeah. तो नेक्स्ट है बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज। एक्चुअली बिजनेस स्टडीज जो भी है, दिस इज सब्जेक्ट मोर to do with Bachelor of Business Administration. Actually दोनों मिला के एक कोर्स है। बिजनेस स्टडीज अलग से कुछ दूसरा नहीं है, एक नॉमेनक्लेचर है बस। जो भी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, BBA, वही सब्जेक्ट्स इसमें भी रहेगा, जस्ट ए नॉमेनक्लेचर चेंज है। Yeah, some institutes are naming it as BBS. Yeah, correct. That's it. Yes. Then Bachelor of Travel and Tourism Management. This is also an upcoming field and upcoming opportunity. बहुत सारे opportunities है इसमें। Actually अभी थोड़ा कोविड के बाद थोड़ा traveling कम हुआ है, especially international travel बहुत कम हुआ है। Otherwise
ट्रैवलिंग इज अ मूविंग इंडस्ट्री नाउ। बहुत अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारे लोग इसमें एनरोल कोर्स कर रहे हैं ताकि वो लोग एक करियर बना सकते हैं वो टूरिज्म में। टूरिज्म एक अगेन बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है। टूरिज्म अगर कोर्स किया तो आपको मिलेगा कैसे टूर प्लान करेंगे, प्लान ऑफ टूर्स कैसे होता है, मतलब डिपेंडिंग ऑन एज ग्रुप कैसे आप टूर प्लान कर सकते हैं। हाउ डू यू कॉल इट एज पिलग्रिमेज टूर या हेल्थ टूर या एक्सोटिक टूर या इंटरनेशनल टूर या लोकल टूर। then date, number of days planning, day trip, 3-day trip, 1 day trip, I mean overnight trip, then week trip, 15-day trip. That is also one factor. Then costing कैसे बनाते हैं, then discussions with tour operators, like arranging logistics, for example, arranging transport, ट्रेन या बस या एयर, वो सभी है। देन अरेंजिंग फूड इज वेरी important during the course of the travel, how to manage all the logistics and how to help the people who are coming for the tour, including the risk, what are the risks associated with a tour plan, then how do you mitigate the risks. For example, suddenly अगर vehicle डैमेज हो गया, तो कैसे alternate vehicle ले सकते हैं, alternate vehicle का arrangement कैसे कर सकते हैं, वो सभी, so that it does not affect the person who is traveling, जो travel कर रहे हैं उसका कोई नुकसान नहीं होना है। तो वो सभी ट्रैवल प्लान करना है। टूरिज्म मैनेजमेंट वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट, बड़ा नॉमेनक्लेचर है। उसमें भी लाइक एज अ सेड, कैसे एक पिलग्रिमेज ट्रिप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैसे एक हेल्थ ट्रिप, देन फैमिली ट्रिप, इंडिविजुअल ट्रिप, देन पैच ट्रिप, बहुत सारा ऑप्शंस है। तो ये सभी आपको जानकारी मिलेगा अगर ये कोर्स किया तो। और अपॉर्चुनिटीज आजकल एज सेड, कोविड से पहला तो बहुत सारा था और 2 साल थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी शुरू हुआ है। डोमेस्टिक ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा हो गया है ऑलरेडी। अगर देखा तो जम्मू कश्मीर में बहुत सारे लोग जा रहे हैं और वहाँ ट्रैफिक जैम्स भी हो रहा है, और एक्चुअली लेह लद्दाख में भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं, वहाँ पे भी बहुत ट्रैफिक जैम्स भी हुआ है। तो ये पिकअप हो जाएगा एक इस साल में, एंड एक गुड अपॉर्चुनिटी है। One more thing I want to add here something here. Interior design, sir, I want to add here something. Designing of a house, interiors designing of a house, of a office, of a hotel, of a shop, any place a person visits or a gathering happens, उसको कैसे डिजाइन करते हैं, ये भी थोड़ा more related to with your interest. Example, टेबल कहाँ रखना है, then how do we manage the lighting, how do you manage the natural lighting and the artificial lighting, how do you manage the airflow, मतलब not exactly वास्तु but directions के हिसाब से कहाँ से विंड आएगा तो अच्छा रहेगा, नेचुरल एयर कैसा फ्लो हो सकता है, वो सभी आई मीन सीख सकते हैं। और दूसरा है डिजाइनिंग ऑफ अ होटल, एम्बियंस अट्रैक्टिव कैसे रखते हैं, डिजाइनिंग ऑफ अ शॉप ऑल्सो आप लोग आई मीन एक कोर्स से सीख सकते हैं। तो हाउ डू यू मेक इट अट्रैक्टिव, हाउ डू यू मेक इट एम्बियंट, and how do you make it playful, how do you make it cool for people to visit, they should feel like yeah it's a nice place, मुझे और एक बार जाना है, वहाँ का एम्बियंस अच्छा है, वहाँ का लाइटिंग अच्छा है, वहाँ का प्लेसमेंट ऑफ फर्नीचर्स, टेबल कहाँ प्लेस हुआ है, वार्डरोब कहाँ प्लेस हुआ है,
इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस जो भी है वो कैसे कर सकते हैं, वो सभी आप लोग इंटीरियर डिजाइन में सीख सकते हैं. दिस इज ऑल्सो अ कोर्स ऑफ 3 years एंड अपॉर्चुनिटीज अगेन एज आई सेड बहुत सारा है यहाँ. अपॉर्चुनिटीज में कोई कम नहीं है. बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है. आपको इंडिविजुअली एक डिजाइनर इंटीरियर डिजाइन करके एक फर्म ओपन कर सकते हैं, नहीं तो बड़ा डिजाइनर के साथ एक काम कर सकते हैं, नहीं तो होटल्स कॉर्पोरेट होटल्स में भी बहुत सारा काम मिलेगा. एंड इवन कॉर्पोरेट हाउसेस जो भी हेड ऑफिसेस है वहाँ लोग एम्बियंस रखना चाहते हैं, तो वहाँ भी नौकरी मिल जाएगा ये कोर्स करने के बाद. देन नेक्स्ट इज हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन. इसमें भी एक्चुअली इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट IIHM करके बोलते हैं. ये IIHM is actually a very prestigious institute, very similar to as I said जैसे IIT है इंजीनियरिंग के लिए, एम्स है मेडिकल के लिए, नलसार या नेशनल लॉ स्कूल है लॉ के लिए. IIHM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट इज फॉर होटल मैनेजमेंट. दिस इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी. होटल मैनेजमेंट ये 3 साल का कोर्स है. अगर आप ये कोर्स किया तो आपको स्ट्रेट अवे 5 स्टार होटल में नौकरी मिल जाएगा, जो ओबेरॉयज हो या ताज हो, ऑर्किड हो, आई मीन MNC होटल्स लाइक JW मैरियट, विंडसर मैनर, जो भी होटल्स है 5 स्टार होटल्स, वहाँ आपको नौकरी मिल जाएगा. और इस कोर्स में भी बहुत सारा सब्जेक्ट्स है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स है. इसमें भी अकाउंटिंग का एक टॉपिक है, अकाउंटिंग का भी एक सब्जेक्ट है. देन कटलरी मतलब जो सर्व करने के लिए प्लेट्स, स्पून्स, फोर्क, कप्स, सॉसर जो भी रहता है वो कटलरी कहते हैं. उसका भी एक टॉपिक है. देन बेडरूम मैनेजमेंट, मतलब बेडरूम में लाइटिंग कैसे रखना है, एम्बियंस कैसे रखना है. होटल का बेडरूम, आई एम टॉकिंग अबाउट द होटल्स, होटल का बेडरूम. देन होटल का किचन में कैसे हैंडल करना है, वो सभी कोर्स वहाँ मिलेगा. देन रिसेप्शन हैंडलिंग, कस्टमर को कैसे हैंडल करते हैं, कस्टमर सर्विस क्या है, होटल का गेस्ट जो आते हैं वो लोगों का सर्विस कैसे करते हैं, वो सभी आपको यहाँ सीखने के लिए मिलेगा. और एज ए सेड अगर आप IIHM का कोर्स किया तो उसमें उसका एक्चुअली एक एंट्रेंस एग्जाम है नेशनल लेवल का. अगर नेशनल लेवल का एंट्रेंस में आप क्लियर हुआ तो आपको वो कोर्स करने को मिलेगा. वो कोर्स करने के बाद आपको स्ट्रेट अवे कैंपस में रिक्रूटमेंट हो जाएगा ये 5 स्टार होटल्स में. और सैलरीज भी बहुत अच्छा है इसके. One more thing. Design is more like interior design and fine arts. Nomenclature different है. No, sir. Bachelor of Design is different. Bachelor of Design. Performing arts में अलग सा आप क्या करते हैं? Dances like भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी या मोहिनीअट्टम या उड़िया का वो डांस है, एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा है वो डांस. वो सभी एक्चुअली आप उसके बारे में हिस्ट्री ऑफ द डांसर्स, देन व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स, वो सभी आप कोर्स के बारे में कोर्स के हिसाब से आप सीख सकते हैं. और एक चीज है ड्रामा, मतलब कैसे थिएटर का ड्रामा कैसे एक्टिंग, वो स्किल्स थोड़ा आपको सीखने के लिए मिल जाएगा. लेकिन ये सभी आपको पर्सनली इंटरेस्ट होना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा. देन BA इन हिस्ट्री एक वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. हिस्ट्री में अगर आप BA किया तो आपको
अपॉर्चुनिटीज थोड़ा कम है, वेरी फ्रैंकली मैं बोलता हूँ, अपॉर्चुनिटीज उतना ज्यादा नहीं है। अगर आप ये हिस्ट्री में किया तो आपको मास्टर्स करना ही पड़ेगा हिस्ट्री में। करने के बाद आप यूपीएससी में एग्जाम्स लेके जॉइंट यूपीएससी एग्जाम्स ले सकते हैं, नहीं तो कॉलेज का एक लेक्चरर या प्रोफेसर का जॉब मिल सकता है। कॉर्पोरेट जॉब्स उतना नहीं मिलेगा हिस्ट्री के बीए हिस्ट्री के बाद, लेकिन लाइब्रेरी में काम मिल सकता है और रिसर्च एजेंसीज में काम मिल सकता है। मतलब जो थिंक टैंक बोलते हैं रिसर्च एजेंसीज, उसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन वो आपको ट्राई करना पड़ेगा। मतलब डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट, आप कैसे इंटरेस्ट रखते हैं उसके हिसाब से आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। Archaeology departments and the state archives, they have all these jobs. Hello. చెప్పండి సార్. Hello. Ravishekar sir, you wanted to add something in between? Yeah. BA in history. Actually, if you do, there are jobs in state archives, Archaeological Survey of India. These are some of the job opportunities which are available for BA in history. It is archaeology, I think. Archaeology. Yeah, archaeology. There also they can. That's what I was trying to add. And in regards to hospitality and hotel administration, the opportunities today are not only in the hotel industry, in the hospitals, where the hospital administration, the hospital, in the hospitals, how do we, the entire hospital administration is also taken care, and the jobs are in the corporate hospitals also, the opportunities are available for this hospitality and all for them in their internal corporate houses. You have a lot of opportunities. And in regards to Bachelor of Travel and Tourism Management, here one of the major things for India, one of the biggest advantage which came out is the one which is a medical tourism. In the medical tourism, there are many jobs today which are getting created because India is a major hub for medical tourism for all the Western countries, because we are at par in medical technology in most of the for curing most of the major diseases like cancer and all this. So the African and the Asian countries people are trying to come to India to for medical getting checked up here, and for all that the logistics arrangement and all that is being handled by this medical tourism operators. It's a big industry which is growing very fast. Right, sir. राजीव जी, कोंडा जी कुछ बोलना चाहते हैं क्या? मिस्टर कोंडा, मिस्टर कोंडा जी, आप सुन रहे हैं? सर हाँ, कोंडा जी कुछ कहना चाहते, कुछ बोलना चाह रहे हैं? You want to say something, कोंडा जी? Please speak. I think म्यूट है उनका माइक अभी। चलिए समाप्त करें क्या? हाँ, क्वेश्चन देखिए। आज के इस विषय पे कोई मेंबर कुछ पूछना चाहेंगे किसी कोर्स के बारे में, या कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं इस वक्त। रविशेखर सर हैं, मधु सर हैं। एनी डाउट आज के आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के जो डिग्रीज हैं उसके बारे में? सर एक्चुअली मुझे एक डाउट था, मेरा वॉइस सुन रहा था या नहीं सुन रहा था सर? नहीं, it was very audible, sir. ऑडिबल क्लियर था, बिल्कुल ऑडिबल, क्लियर, 100% ऑडिबल।
एक्चुअली आई कंप्लीटेड टिल बीए इन हिस्ट्री, बट उसके बाद में थोड़ा वॉइस का कुछ प्रॉब्लम हुआ था. Till then it was very clear, sir. Okay, thank you, sir. चलिए राजीव, कोई नहीं होगा. राजू जी जी समापन कीजिए. जी ओके. तो आज के सेशन में हमने देखा आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ क्या होता है, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में कौन कौन से कोर्सेज इंडिया में अवेलेबल हैं. नॉर्मली क्या होता है, हम जो कोर्सेज जानते हैं साइंस के, मेडिकल के, इंजीनियरिंग के, हम उस पर ही सोचते हैं, उसके बारे में ही बातें करते हैं. लेकिन रेगुलर कोर्सेज के अलावा जो नॉन रेगुलर कोर्सेज हैं, जो कह सकते हैं कि डिफरेंट कोर्सेज हैं, जिसमें बहुत कैरियर ऑप्शन अभी हैं, उसके बारे में हम लोग बात नॉर्मली नहीं करते हैं. उन तमाम कोर्सेज के बारे में आज हमने सुना अभिशेखर सर से, मधु सर से, और मैंने जाना कि मोस्टली 3 इयर्स के कोर्सेज हैं, डिग्री कोर्सेज हैं. लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर इस फील्ड में इंटरेस्ट है, पैशन है, तभी हम इसमें अपने आप को एक्सेल कर सकते हैं. फिर चाहे वो बैचलर सोशल वर्क हो, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म हो, बैचलर ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म हो, इन सभी में हमें अंदर से जब तक हम पैशनेट नहीं होंगे, हम इस पर एक्सेल नहीं कर पाएंगे. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस स्टूडेंट का इंटरेस्ट किस फील्ड में है, साइंस में है या आर्ट्स में है. उस चीज़ को सही जान के फिर हम उसके इंटरेस्ट के हिसाब से हम उस स्टूडेंट को उस फील्ड में इंडक्ट करवा करके उससे हम बेटर कैरियर हम चुन सकते हैं. बहुत अच्छा लगा रविशेखर सर, मधु सर, आपने बहुत डिटेल में अच्छी जानकारी दी आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के बारे में. और भी कोई डाउट होंगे तो हम फ्यूचर में आपसे व्हाट्सअप में या नेक्स्ट सेशन में हमसे बात करेंगे. और भी बहुत से कोर्सेज पर डिटेल में जानकारी लेनी है, इस सेशन में आगे अगले सेशन में हम बात करेंगे. आज के इस डिटेल जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर. मैं तमाम लोगों सबकी तरफ से आप दोनों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, इतनी डिटेल और सुंदर जानकारी प्रदान करने के लिए. आप सभी का गूगल मीट में जुड़ने के लिए धन्यवाद. और इसी के साथ आज की मैं गूगल मीट की समाप्ति की घोषणा भी करता हूँ. रविशेखर जी, इसमें और कुछ बचा है कि नेक्स्ट सेशन में ले सकते हैं क्या? हाँ, और 2 वीक्स 3 वीक्स हो जाएगा. अभी सर 4-5 स्लाइड्स और है, मुझे लगता है कि 2-3 और 5 स्लाइड है. यस यस यस. ओके. अभी सिर्फ सर ने आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज कवर किया, अभी तो साइंस और बचा हुआ है. इसलिए मैंने पूछा कि इसमें कितने सेशन में हम ठीक है. चलो अगले वेडनेसडे इसको कंटिन्यू करेंगे. हाँ जी 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 जी. चलो ओके. थैंक यू रविशेखर जी, राजीव जी, मधु जी. फाइनेंस एंड कॉमर्स का भी एक सेशन है, ले सकते हैं. हाँ, उसको कंटिन्यू करेंगे 2-3 हफ्ते. नहीं, ये करियर के बारे में एक दिन एक सेशन, कोर्सेस इन फाइनेंस एंड फाइनेंस का कोर्सेस क्या क्या है, उसका भी एक जानकारी करेंगे बिल्कुल करेंगे. Sir, if you have information, if you can prepare, it is fine. Or you can send it to me. I can prepare, however it is comfortable. I'll prepare and send it, sir. आप ये इस PDF में आप ऐड कर सकते हैं. Sure. I will send the regular text to you. You can add it to it. You don't need it. Yes, sir. Sure. I will do that. Okay. Thank you. चलिए, सभी को धन्यवाद जो भी जुड़े थे. ऐसे जुड़ते रहिए और जानकारी मिलती जाएगी आप सभी को. सभी को धन्यवाद. गुड नाइट, शुभ रात्रि. थैंक्स टू ऑल. गुड नाइट, शुभ रात्रि. Arun sir, can I contribute something, sir? Yes, please. Why not? Please. सर एक चीज है, देखिए हम लोग आज जितने भी जुड़े हैं सब मोस्टली पेरेंट्स जुड़े हैं. तो एक चीज है कि आजकल किसी भी कोर्स करने के लिए हमारा बच्चों लोगों के ऊपर कोई भी किस्म का प्रेशर नहीं डालना चाहिए. उसको पहले बच्चों का इंटरेस्ट किसमें है, वो किसमें एक्सेल कर सकता है, उसको हम लोगों को समझना है. तो हम लोग ये प्रयास करना है अभी ज्यादा से ज्यादा जितने भी पेरेंट्स का पढ़ने वाले बच्चे हैं एंड स्पेशली +2 जिन्होंने कंप्लीट करने वाले हैं या कर चुके हैं, उनके लिए कैरियर काउंसलिंग अगर हम लोग बिठाएं सेशन में एंड मोर स्टूडेंट्स अगर ज्वाइन करें, तो ये हम लोग का जो इनिशिएटिव है ना, ये ज्यादा फ्रूटफुल होगा मेरे हिसाब से. ठीक है. अभी सर देखिए आज का तो सर इसको हम लोग सोच के आप जो व्हाट्सएप में हमारे ग्रुप डिफरेंट ग्रुप में जो मैसेज डालते हैं, उसमें उसी किस्म का एक बना के एक मैसेज डालिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसमें इन्वॉल्व हो सके. अगर मेरा मान लीजिए बच्चा है तो वो +2 पास किया है, उसका वेरी लिमिटेड नॉलेज है या मेरा भी वेरी लिमिटेड नॉलेज है किसी में जाने से, तो अगर वो मेरा बच्चे के साथ मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा
तो ज्यादा से ज्यादा जानकारी हम लोग को होगा। और इसके लिए मेरा कैरियर, बच्चे का कैरियर चुनने में वो पूरा अच्छी तरह वो सोच समझ के वो कैरियर पाथ चुनेगा उसका। सर इसके लिए थोड़ा आप लोग सर इनिशिएटिव लीजिए। हो सकता है मैं ज्यादा कुछ बोल दिया हूँ, लेकिन ये मेरा दिमाग में ये चीज मेरा आया है। हाँ सर, रविशेखर सर तो बहुत ही टैलेंटेड है। मधु सर तो टैलेंटेड है, बहुत ही लर्नेड, सब एक्सपीरियंस यहाँ बैठे हैं। काइंडली चॉक आउट सब कुछ प्रोग्राम चॉक आउट ऐसा करेंगे परिषद जी, प्रयास करेंगे। अभी आज के मीटिंग का तो कम से कम मतलब ये है कि 70-80 ग्रुप में सब चला गया था। हाँ सर, अनफॉर्चुनेटली लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। नहीं वो तो ठीक है। देखिए व्हाट्सएप में मैसेज भेजे, वो पूरा वीडियो क्लिप भेजे हैं उसको, ये है, ये क्या है प्रैक्टिकल। मैं जैसे क्लासरूम में बैठा हूँ, मैं लेक्चरर जी को सुन रहा हूँ, मैं अटेंटिवली मैं सुन रहा हूँ, मेरा दोनों कान खुले हैं, मेरा आंख मॉनिटर के ऊपर है, मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो क्या उसमें से क्या मैं महसूस कर सकता हूँ। रिकॉर्डेड जो चीज है ना सर, उसका भी इम्पैक्ट है, उसका भी है, मैं मना नहीं हो जाएगा तो इसको भी आप कभी करेंगे। हाँ सर, इसको भी रिकॉर्ड करके भेजिए और साथ में रिकॉर्ड हो गया है, इसको भी पोस्ट करेंगे सर। हाँ सर, पुश कीजिए। और ये देखिए कि ज्यादातर स्टूडेंट्स अगर आ जाएंगे तो बहुत ही रियली सर फ्रूटफुल होगा ये सब। इतनी जारी रखिए सर। ये मेरा निवेदन है आप लोगों को। अच्छा मेरा निवेदन है सर। जगन्नाथ जी, क्या सर? स्टार्ट होने के टाइम पे यही बोला मैं पहले, स्टार्ट करने के पहले अपना मीटिंग। अरुण जी का तो बहुत ज्यादा प्रयास है